हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। हमें उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई एकदम शानदार तरीके से चल रही होगी। तो स्वागत है एक बार फिर से क्लास 12 के भौतिक विज्ञान में चैप्टर नंबर 8 का करने वाले हैं आज हम द एंड। तो चैप्टर नंबर 8 हमारा वैद्युत चुंबकीय तरंगें। इस पूरे अध्याय को हम सिर्फ एक वीडियो में क्या करने वाले हैं, कंप्लीट करने वाले हैं, क्योंकि छोटा सा चैप्टर है तो बहुत ही शानदार तरीके से कवर किया है। तो आइए शुरू करते हैं टॉपिक को। तो सबसे पहले हम जानते हैं स्थिर आवेश। स्थिर आवेश के बारे में हमने किस चैप्टर में पढ़ा था? स्थिर आवेश के बारे में हमने पढ़ा था वैद्युत क्षेत्र में। वैद्युत क्षेत्र में हमने पढ़ा था क्या? स्थिर आवेश के बारे में। और फिर हमने पढ़ा था नियत गतिमान आवेश। क्या था? कोई आवेश था क्या नियत रूप से क्या था, गतिमान था। इसको हमने पढ़ा था कहाँ पर? चुंबकीय क्षेत्र में। चुंबकीय क्षेत्र में क्या थे? गतिमान आवेश के बारे में पढ़ा था। जब आवेश का गतिमान होगा क्या होगा? वैद्युत क्षेत्र वहाँ पर होगा। तो क्या था? चुंबकीय क्षेत्र में पढ़ा था नियत गतिमान आवेश के बारे में। और त्वरित गतिमान आवेश, त्वरित रूप से क्या है? गतिमान आवेश है। तो इसको हमने पढ़ा क्या? दोनों में। और वैद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र जहाँ होगा वहाँ पर क्या होगा? त्वरित गतिमान आवेश। तो हमने पढ़ा था वैद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र में तो हमने पढ़ा है कि परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र, यदि क्या हो? परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र हो, यदि हम जानते हैं कि परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र के कारण वैद्युत क्षेत्र क्या होता है? उत्पन्न होता है। वैद्युत क्षेत्र कब उत्पन्न होगा? जब क्या होगा? परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र होगा। परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र के कारण क्या उत्पन्न होता है? वैद्युत क्षेत्र। परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र के कारण वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। कारण वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। यदि क्या हो? परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र क्या हो? चुंबकीय क्षेत्र में क्या हो? परिवर्तन हो रहा हो तो क्या होता है? हमारा वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो इसको हमने पढ़ा था किस चैप्टर में? हमने पढ़ा था, थोड़ा सा पिछला रिवीजन करते हैं। इसको हमने पढ़ा था वैद्युत चुंबकीय प्रेरण में। ये क्या है? वैद्युत चुंबकीय प्रेरण में पढ़ा था। प्रेरण में कौन सा चैप्टर था? हमारे चैप्टर नंबर 6 में पढ़ा था। तो परिवर्ती वैद्युत क्षेत्र के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। जो हमारा परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र के कारण क्या हो रहा है? वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। तो इसके विपरीत हम जानते हैं कि परिवर्ती वैद्युत क्षेत्र के कारण परिवर्ती यदि वैद्युत क्षेत्र में क्या होगा? परिवर्तन होगा तो क्या होगा? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। जब चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होगा तो क्या होगा? वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। ये दूसरे क्या होते हैं? अपोजिट होते हैं। तो हम पढ़ने वाले हैं किसके लिए ये सब कर रहे हैं? हम धारा के लिए, विस्थापन धारा के लिए हम पढ़ रहे हैं। तो आइए बढ़ते हैं आगे। तो हमारा परिवर्ती वैद्युत क्षेत्र के कारण हम जानते हैं कि परिवर्ती वैद्युत क्षेत्र के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। परिवर्ती वैद्युत क्षेत्र के कारण क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो अब जानते हैं, आइए अब धारा के प्रकार के बारे में। तो धारा कितने प्रकार की होती हैं? तो आइए जानते हैं। धारा मुख्य रूप से क्या होती हैं? दो प्रकार की होती हैं। जो हमारी करंट है दो प्रकार की होती है। पहला है चालन धारा। चालन धारा या इसी को कहते हैं पारंपरिक धारा। पारंपरिक चालन धारा या पारंपरिक धारा। और दूसरा हमारा विस्थापन धारा। विस्थापन धारा। तो आइए इनके बारे में हम जानते हैं। चालन धारा होती क्या है? सबसे पहले हम जानते हैं चालन धारा के बारे में, उसके बाद जानेंगे विस्थापन धारा के बारे में। तो चालन धारा, तार में आवेश के प्रवाह के कारण, कोई तार है, कोई चालक तार है, तार में आवेश प्रवाह, आवेश के प्रवाह के कारण चालक तार में आवेश के प्रवाह के कारण
उत्पन्न होने वाली धारा को चालन धारा कहते हैं। कारण उत्पन्न होने वाली धारा को चालन धारा कहते हैं। उत्पन्न होने वाली धारा को क्या कहते हैं हम? चालन धारा कहते हैं। होने वाली धारा को क्या कहते हैं? चालन धारा कहते हैं। इसे क्या करते हैं हम? IC से प्रदर्शित करते हैं। IC मतलब क्या? I से करंट और C से कंडक्शन, कंडक्शन करंट IC से प्रदर्शित करते हैं, से प्रदर्शित करते हैं। इसे IC से क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। अब जानते हैं विस्थापन धारा के बारे में। विस्थापन धारा होता क्या है? विस्थापन धारा, डिस्प्लेसमेंट करंट। कह रहा है मुक्त आकाश में या फ्री स्पेस में, मुक्त आकाश में या फ्री स्पेस, मुक्त आकाश में मतलब खाली स्थान में वैद्युत क्षेत्र में परिवर्तन, मुक्त आकाश में वैद्युत क्षेत्र में परिवर्तन, वैद्युत क्षेत्र में परिवर्तन या परिवर्ती वैद्युत क्षेत्र, या हम कह सकते हैं कि परिवर्ती वैद्युत क्षेत्र। क्या हो? वैद्युत क्षेत्र क्या हो? परिवर्ती हो। जब परिवर्ती वैद्युत क्षेत्र है या वैद्युत क्षेत्र में या वैद्युत फ्लक्स में परिवर्तन, या वैद्युत फ्लक्स में परिवर्तन, फ्लक्स में परिवर्तन, या वैद्युत फ्लक्स में क्या हो? परिवर्तन, या वैद्युत फ्लक्स में परिवर्तन के कारण उत्पन्न होने वाली धारा को, उत्पन्न होने वाली धारा को विस्थापन धारा कहते हैं, को विस्थापन धारा कहते हैं। उत्पन्न होने वाली धारा को क्या कहते हैं हम? विस्थापन धारा कहते हैं। फिर आइए बढ़ते हैं आगे। तो विस्थापन धारा जो हमारे, मान लीजिए क्या है हमारा, एक हम क्या कहते हैं, एक हम सर्किट लेते हैं, इसमें क्या कहते हैं हम? एक संधारित्र लेते हैं, एक हम क्या कहते हैं यहाँ पर? संधारित्र लेते हैं, एक हम क्या कहते हैं यहाँ पर? संधारित्र लेते हैं। एक सेकंड, यहाँ पर क्या कहते हैं हम? संधारित्र लेते हैं एक, ये हमारा क्या? संधारित्र की प्लेट है। इसमें क्या है? इसको हम क्या किए? बाह्य परिपथ से क्या किए? AC सोर्स से कनेक्ट कर देते हैं। AC सोर्स से एक कैपेसिटर लेकर क्या करते हैं हम? AC सोर्स से क्या किए? कनेक्ट कर दिए। जब कनेक्ट करेंगे तो इसमें क्या होगा? AC सोर्स से क्या होगा? इसमें कंडक्शन करंट पर IC क्या होगी? धारा प्रवाहित होगी। इसमें क्या होगी? बाहर IC धारा क्या होगी? निकलेगी। लेकिन इसके अंदर जो हमारा संधारित्र की प्लेट है, ये हमारा क्या है? इसके बीच में क्या खाली स्थान है। इस खाली स्थान में एक धारा क्या होगी? प्रवाहित होगी, जिसे हम क्या कहेंगे? इसमें क्या होगी? एक प्रकार की धारा प्रवाहित होगी, जिसे हम क्या कहेंगे? विस्थापन धारा कहते हैं। मतलब क्या? इसके स्थान बीच में क्या खाली स्थान है। इस खाली मुक्त आकाश में ये क्या है? हमारा फ्री स्पेस में हमने क्या विस्थापन धारा कहा? मुक्त आकाश में वैद्युत क्षेत्र में परिवर्तन के या वैद्युत फ्लक्स में परिवर्तन के कारण उत्पन्न होने वाली धारा। तो इसमें क्या हो रहा है? वैद्युत क्षेत्र में क्या होगा? परिवर्तन हो रहा है। इस कारण क्या एक धारा उत्पन्न हो रही है, जिसे हम क्या कहेंगे? विस्थापन धारा कहते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा? यही हो जाएगा विस्थापन धारा। तो ये हमारा क्या? विस्थापन धारा
आई डी, इसी को कहेंगे क्या, विस्थापन धारा आई डी, विस्थापन धारा आई डी। इसे क्या कहते हैं, इसे क्यों, किसने दिया था, इसे मैक्सवेल ने बताया था, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, मैक्सवेल की विस्थापन धारा भी कहते हैं। इसे मैक्सवेल की विस्थापन धारा भी कहते हैं, विस्थापन धारा भी कहते हैं। हमने क्या किया, एक कैपेसिटर लिया, कैपेसिटर में क्या किया हमने, धारा क्या क्या किया, इसी सोर्स से जोड़ दिया, तो उसमें क्या होगी, आईसी करंट प्रवाहित होगी, आईसी करंट क्या प्रवाहित होना शुरू हो गई, इसी को क्या कहेंगे, कंडक्शन धारा, चालन धारा प्रवाहित हो रही है। तो जो हमारा कैपेसिटर है उसके बीच में क्या है, खाली स्थान है, खाली स्थान के कारण एक धारा उत्पन्न हो गई, फ्लक्स में परिवर्तन हुआ और क्या, एक धारा उत्पन्न हो गई, मैक्सवेल ने बताया, उसी को क्या कहेगा, विस्थापन धारा कहा गया। तो भाई जानते हैं विस्थापन धारा के बाद। तो संधारित्र की प्लेटों के बीच उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र, जो हमारा संधारित्र है, हम लिख सकते हैं संधारित्र के प्लेटों के बीच, संधारित्र के प्लेटों के बीच, संधारित्र के प्लेटों के बीच उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र E बराबर सिग्मा अपान इप्सिलॉन नॉट। तो हम जानते हैं सिग्मा बराबर क्या होता है, Q अपान ए, सिग्मा बराबर क्या होगा, Q अपान ए, हम जानते हैं सिग्मा बराबर Q अपान ए होता है। तो E बराबर क्या हो जाएगा, E बराबर हम लिख सकते हैं Q अपान ए इंटू इप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं संधारित्र की प्लेटों के बीच कोई पृष्ठ हो, तो ये संधारित्र के प्लेट के बीच क्या किया हमने, कोई पृष्ठ रख दिया, तब यदि संधारित्र की प्लेटों के बीच कोई पृष्ठ हो तो उससे बद्ध वैद्युत फ्लक्स हो, तो उससे बद्ध वैद्युत फ्लक्स, उससे गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होगा हमारा हो जाएगा फाई ई, बराबर हो जाएगा क्या, ई इंटू ए, संधारित्र की प्लेटों के बीच क्या हो, कोई पृष्ठ हो तो उससे गुजरने वाला क्या होगा, उसका एरिया इंटू उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र। तो ई बराबर क्या होता है, हमारा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र होगा, कल जो उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र है, वैद्युत क्षेत्र हमारा क्या हो जाएगा, Q अपान ए इप्सिलॉन नॉट इंटू ए से हमारा कट गया, तो हमारा आ गया फ्लक्स बराबर हो जाएगा फाई बराबर Q अपान इप्सिलॉन नॉट। और फाई बराबर क्या आ गया, फाई बराबर आ गया क्या, Q अपान इप्सिलॉन नॉट। तो भाई बढ़ते हैं आगे। तो हम जानते हैं Q इक्वल टू इप्सिलॉन नॉट इंटू फाई ई, Q इक्वल टू इप्सिलॉन नॉट इंटू फाई ई, तो इतना हो जाएगा। तो हम यहाँ पर जो Q है हमारा क्या है, परिवर्ती आवेश है, हमारा क्या है Q परिवर्ती आवेश है, ये क्या हो रहा है, आवेश क्या हो रहा है, परिवर्तित हो रहा है, तो ये हमारा क्या होगा, Q हो गया हमारा परिवर्ती आवेश, Q हो गया परिवर्ती आवेश, और हमारा फाई हो गया परिवर्ती वैद्युत फ्लक्स, परिवर्ती वैद्युत फ्लक्स, तो परिवर्ती वैद्युत फ्लक्स हो गया। तो आवेश परिवर्तन की दर, आवेश परिवर्तन की दर dQ अपान dt बराबर आई डी, यानी कि विस्थापन धारा,
आई डी विस्थापन धारा, आई डी बराबर हो जाएगा डी बाई डी टी हो जाएगा आई डी बराबर क्या होगा डी अपॉन डी टी। और क्यू का मान कितना है इप्सिलॉन नॉट इंटू फाई ई, इप्सिलॉन नॉट इंटू फाई ई। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, आगे लिख सकते हैं आई डी बराबर इप्सिलॉन नॉट डी फाई ई अपॉन डी टी, डी फाई ई अपॉन डी टी, डी फाई ई अपॉन डी टी। ये हमारा क्या विस्थापन धारा का सूत्र है, यही क्या है हमारा विस्थापन धारा, यही विस्थापन धारा का सूत्र है, यही विस्थापन धारा का सूत्र है। यही क्या है हमारा विस्थापन धारा का क्या सूत्र है, ये हमारा क्या विस्थापन धारा का क्या मिल गया सूत्र मिल गया। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से क्या हो गया क्लियर हो गया होगा यहाँ तक। तो अब आइए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा क्या आ गया आई डी बराबर कितना आ गया, आई डी बराबर हमारा आया क्या इप्सिलॉन नॉट डी फाई ई अपॉन डी टी, डी फाई ई अपॉन डी टी। तो हमारा आई डी बराबर क्या आ गया डी फाई ई अपॉन डी टी आ गया। तो यहाँ हम जानते हैं कि आई डी क्या है हमारा विस्थापन धारा, आई डी ये हमारा क्या है विस्थापन धारा है, विस्थापन धारा। इसे हम क्या कर सकते हैं, इसे हम क्या कहते हैं मैक्सवेल की विस्थापन धारा कहते हैं, इसे मैक्सवेल की विस्थापन धारा कहते हैं, मैक्सवेल की विस्थापन धारा कहते हैं, विस्थापन धारा कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं मैक्सवेल की विस्थापन धारा कहते हैं। और डी फाई ई अपॉन डी टी हमारा क्या वैद्युत फ्लक्स में परिवर्तन की दर, वैद्युत फ्लक्स में परिवर्तन की दर, वैद्युत फ्लक्स में परिवर्तन की दर, ये हमारा क्या है वैद्युत फ्लक्स में परिवर्तन की दर है। तो उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। तो हम एम्पियर के परिपथी नियम के बारे में आइए जानते हैं कि हमारा एम्पियर का परिपथी नियम होता क्या है। एम्पियर के परिपथी नियम से हमने जाना है, पढ़ा है कि हमारा किसी बंद सरफेस से गुजरने वाली वैद्युत फ्लक्स या चुंबकीय क्षेत्र तथा किसी क्या बंद पृष्ठ से गुजरने वाली या किसी लंबवत पृष्ठ से गुजरने वाली क्या है चुंबकीय बल रेखाओं का जो क्या होगा रेखीय समाकलन होता है। किसी पृष्ठ से गुजरने वाले चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र से गुजरने वाली क्या होंगे चुंबकीय बल रेखाओं का जो क्या होता है रेखीय समाकलन होता है, किसके बराबर होता है उससे गुजरने वाली कुल धाराओं तथा म्यू जीरो के गुणनफल के बराबर होता है। तो क्या हो जाएगा हमारा म्यू जीरो इंटू आई। तो किसी पृष्ठ से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं, किसी रेखीय पृष्ठ से क्या होगी गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं के गुणनफल का रेखीय समाकलन क्या होता है, उसमें बहने वाली कुल धारा तथा म्यू जीरो के गुणनफल के बराबर होता है। तो हमारा क्या है कुल धारा, ये हमारा क्या है कुल धारा। और यदि इसी को हम क्या कहते हैं मैक्सवेल ने इसे निम्न प्रकार मैक्सवेल ने क्या किया, मैक्सवेल ने इस नियम को निम्न प्रकार निरूपित किया। मैक्सवेल ने इसे
निम्न प्रकार निरूपित किया। मैक्सवेल ने इसे क्या किया, निम्न प्रकार निरूपित किया। क्लोज इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल बराबर म्यू जीरो, जो हमारा आई था क्या हो गया आई सी प्लस आई डी, क्या हो गया आई सी प्लस आई डी के बराबर हो गया। तो हम जानते हैं कि एम्पियर मैक्सवेल परिपथी नियम, ये हमारा क्या होगा, ये हमारा है यही एम्पियर मैक्सवेल परिपथी नियम है, यही एम्पियर मैक्सवेल परिपथीय नियम है, या इसे क्या कहते हैं, मैक्सवेल एम्पियर परिपथी नियम कहते हैं। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो आइए बढ़ते हैं आगे। तो आगे हम इसको लिख सकते हैं कि इंटीग्रेशन क्लोज इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल बराबर हो जाएगा म्यू जीरो इंटू आई सी, और हमारा आई डी का मान कितना आया है इप्साइलन नॉट डी फाई ई अपान डी टी। तो हमारा क्लोज इंटीग्रेशन हो जाएगा बी डॉट डी एल बराबर म्यू जीरो आई सी प्लस इप्साइलन नॉट, यहाँ पर डी फाई ई होगा ना, डी फाई ई अपान डी टी। म्यू जीरो, एक सेकेंड, यहाँ पर म्यू जीरो छोड़ गया, यहाँ पर म्यू जीरो इप्सिलॉन नॉट डी फाई ई अपान डी टी। तो हमारा क्या होगा, यहाँ पर फार्मूला बनकर निकल कर आ गया। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो आइए बढ़ते हैं आगे। अब मैक्सवेल का समीकरण या मैक्सवेल के नियम, जो मैक्सवेल के समीकरण और मैक्सवेल के नियम है। तो हमारा पहला विद्युत का गॉस का नियम, विद्युत का गॉस का नियम, विद्युत का गॉस का नियम, जो विद्युत का गॉस का नियम है हमारा होता है क्लोज इंटीग्रेशन, हमारा क्या हो जाएगा क्लोज इंटीग्रेशन वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए बराबर क्यू अपान इप्साइलन नॉट, इप्साइलन नॉट। इसे हम कहते हैं मैक्सवेल का पहली समीकरण, इसे मैक्सवेल का पहली समीकरण है। यह मैक्सवेल का पहला समीकरण है। यह क्या है, मैक्सवेल का पहला समीकरण है। यह मैक्सवेल का क्या है, पहला समीकरण है। फिर चुंबकत्व का गॉस नियम, हमारा चुंबकत्व का गॉस का नियम, गॉस का नियम, चुंबकत्व का गॉस का नियम, ये हमारा क्या होगा क्लोज इंटीग्रेशन बी डॉट डी ए बराबर क्या हो जाएगा जीरो, बी डॉट डी ए बराबर क्या होता है जीरो होता है। यह क्या, इसे मैक्सवेल का दूसरी समीकरण कहते हैं। इसे मैक्सवेल का दूसरा समीकरण कहते हैं। फिर अगला है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण संबंधी नियम, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण संबंधी नियम हमारा होता है ई बराबर माइनस डी फाई बाई डी टी। चूँकि ई बराबर होता है, ई बराबर क्या है क्लोज इंटीग्रेशन ई डॉट डी एल। तो हम लिख सकते हैं क्लोज इंटीग्रेशन ई डॉट डी एल बराबर डी फाई बाई डी टी माइनस डी फाई बाई डी टी। तो क्या होगा हमारा आ गया, इसे हमारा कौन सा, इसे हम क्या कहेंगे
इसे हम कहेंगे, यह क्या है, यह मैक्सवेल की चौथी समीकरण, ए मैक्सवेल की चौथी समीकरण, ए मैक्सवेल की विद्युत चुम्बकीय पेड़ संबंधी नियम में क्या है, एक सेकंड, 1 2 3, ये हमारा क्या है, ए मैक्सवेल की तीसरी समीकरण है, तीसरी समीकरण है। ये मैक्सवेल की क्या है, तीसरी समीकरण है। फिर बढ़ते हैं अगला। अब एम्पियर मैक्सवेल परिपथी नियम, तो एम्पियर मैक्सवेल परिपथी नियम हमारा क्लोज इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल बराबर हो जाएगा हमारा म्यू जीरो, हमने पढ़ा क्या, आई सी प्लस आई डी। तो हमारा यहाँ पर क्लोज इंटीग्रेशन वेक्टर बी डॉट डी एल बराबर हमने पढ़ा है म्यू जीरो आई सी प्लस इप्सिलॉन नॉट डी फाई ई अपॉन डी टी, डी फाई ई डी फाई ई अपॉन डी टी, या हमने पढ़ा है क्या, क्लोज इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल बराबर म्यू जीरो आई सी प्लस इप्सिलॉन नॉट डी फाई ई अपॉन डी टी। ये हमारा क्या होगा, ए मैक्सवेल की क्या है, ए मैक्सवेल की चौथी समीकरण है, ए मैक्सवेल की चौथी समीकरण है, चौथी समीकरण है। ये मैक्सवेल की क्या है, हमारी चौथी समीकरण है। ये मैक्सवेल की क्या हो गई, हमारी चौथी समीकरण हो गई। तो अब आइए बढ़ते हैं आगे। अब जानते हैं मैक्सवेल के वैद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत के बारे में। तो मैक्सवेल का वैद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत, मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थियरी। तो आइए बढ़ते हैं आगे। तो कह रहा है मैक्सवेल ने वैद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत के अनुसार, जो हमारा मैक्सवेल थे, क्या क्या, इन्होंने वैद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत के अनुसार जब किसी वैद्युत परिपथ में प्रवाहित धारा बहुत उच्च आवृत्ति से परिवर्तित होती है, मतलब क्या करें, किसी वैद्युत परिपथ में क्या करें, जब धारा प्रवाहित कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, बहुत उच्च आवृत्ति से क्या हो रही है, परिवर्तित हो रही है, धारा में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, अर्थात परिपथ में उच्च आवृत्ति का क्या हो रहा है, दोलन हो रहा है, यानी कंपन हो रहा है। अथवा कोई आवेशित कण त्वरित गति से, मतलब क्या, त्वरित गति से, मतलब क्या, त्वरण के कारण क्या हो रहा है, वेग परिवर्तन हो रहा है। वेग परिवर्तित करते हुए क्या कर रहा है, गति करता है, तो उसकी ऊर्जा तरंगों के रूप में क्या होती है, उत्सर्जित होती है। उसकी जो एनर्जी होती है क्या होती है, तरंग के रूप में क्या होती है, उत्सर्जित होने लगती है। और इन तरंगों के संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। जो ये तरंग का संचरण होता है, इसके लिए क्या होती है, किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। इन्हें क्या कहते हैं, वैद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं। तो वैद्युत चुंबकीय तरंगे किसे कहते हैं, जिन तरंगों के लिए क्या होती है, संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता, ऐसी तरंगे जिन्हें क्या करें, संचरण के लिए क्या होती है, माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, उन्हें हम क्या कहते हैं, वैद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं। या कोई आवेशित कण त्वरित गति करता है तो उसकी ऊर्जा में तरंगों में क्या परिवर्तित होने लगती है, और इन तरंगों के संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, इन्हें क्या कहते हैं, वैद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं आगे। कर वैद्युत चुंबकीय तरंगों के वैद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र परस्पर लंबवत तथा तरंग संचरण की दिशा के भी क्या होते हैं, लंबवत होते हैं, और ये क्षेत्र साथ साथ समान कला में क्या होते हैं, आवर्ती रूप से बदलते रहते हैं। मतलब क्या है, समान आवर्ती रूप से क्या होगा, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, इस पर कहते हैं बदलती रहती है। तो आइए इसका हम देखते हैं यहाँ पर ग्राफ। देखिए क्या है हमारा, क्या ऊपर वाला क्या है, यहाँ पर ऊपर वाला क्या हमारा वैद्युत क्षेत्र है, ऊपर वाला वैद्युत क्षेत्र है, और ये हमारा क्या है, ये लंबवत क्या है, हमारा चुंबकीय क्षेत्र है, ये क्या है, लंबवत है, और ये हमारा क्या है, तरंग संचरण की दिशा है। इस प्रकार यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र क्या रहा है, इस प्रकार वैद्युत क्षेत्र क्या रहा है, बदल रहा है, और हमारा चुंबकीय क्षेत्र क्या रहा है, ऐसे नीचे से क्या रहा है, ऐसे चुंबकीय क्षेत्र क्या रहा है, चुंबकीय क्षेत्र भी क्या रहा है, बदल रहा है। तो क्या है, ये क्या है, आवर्ती रूप से कभी प्लस कभी माइनस, कभी प्लस कभी माइनस, कभी प्लस, इस प्रकार एक दूसरे के क्या होती हैं, लंबवत होती है। ये क्या होती है, एक दूसरे के लंबवत होती है, एक दूसरे के क्या है, लंबवत क्या रही है, संचरित हो रही हैं।
तो हम जानते हैं कि वैद्युत चुंबकीय तरंगे, ऐसी तरंगे, वैद्युत चुंबकीय तरंगे होती क्या हैं? ऐसी तरंगे हम लिख सकते हैं, ऐसी तरंगे, ऐसी तरंगे जो वैद्युत क्षेत्र और तरंगे जो वैद्युत क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के और चुंबकीय क्षेत्र के चुंबकीय क्षेत्र के विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के परस्पर लंबवत दोलनों से मिलकर, परस्पर लंबवत दोलनों से मिलकर दोलनों से मिलकर बनी होती हैं वैद्युत तरंगे कहते हैं, या वैद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं, वैद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं। जो क्या वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र क्या परस्पर दोलनों से क्या मिलकर बनी होती हैं? वैद्युत चुंबकीय तरंगे कहलाती हैं, चुंबकीय तरंगे कहते हैं। उन्हें क्या कहेंगे? वैद्युत चुंबकीय तरंगे कहेंगे। तो आइए हम देखते हैं कि हमारा क्या वैद्युत चुंबकीय तरंग क्या होती है? एक दूसरे की क्या होती है? लंबवत होती है। तो जो वैद्युत चुंबकीय तरंग है ये क्या हमारा सीधा है, फिर ये हमारा क्या है? इस प्रकार, और क्या इस प्रकार क्या है? तीनों एक दूसरे के क्या है? लंबवत हैं। ये तीनों क्या एक दूसरे के लंबवत हैं। जब ये तीनों क्या एक दूसरे के लंबवत हैं तो इसमें क्या होगा? एक गति होगी। तो क्या है हमारा? ये क्या ऊपर वाला क्या हमारा? ऊपर वाला, तो इसमें क्या है हमारा? ऊपर वाला क्या है हमारा? वैद्युत क्षेत्र है। ये हमारा क्या है? वैद्युत क्षेत्र है। और ये हमारा क्या है? चुंबकीय क्षेत्र है। तो जो वैद्युत क्षेत्र में, जब वैद्युत क्षेत्र में क्या होंगे? चलेंगे तो इस प्रकार, जब क्या होंगे? ये वैद्युत क्षेत्र में चल रही हैं, ये रेखाएं क्या है? वैद्युत क्षेत्र में चल रही हैं। तो वैद्युत क्षेत्र में चल रही हैं। तब अब ये वैद्युत क्षेत्र था और हमारा क्या है? ये हमारा चुंबकीय क्षेत्र है। इससे क्या हो रहा है? नीचे से क्या हो रहा है? हमारा चुंबकीय क्षेत्र गुजर रहा है। ये हमारा क्या है? ये क्या करें? ऊपर क्या है? ये वैद्युत क्षेत्र को रिप्रेजेंट कर रही हैं। ये ऊपर क्या कर रही हैं? वैद्युत क्षेत्र को रिप्रेजेंट कर रही हैं। और नीचे क्या कर रही हैं? चुंबकीय क्षेत्र को। ऊपर क्या है? हमारा वैद्युत क्षेत्र है। ऊपर वैद्युत क्षेत्र है और नीचे हमारा क्या है? चुंबकीय क्षेत्र। ऊपर वैद्युत क्षेत्र है और नीचे क्या है? हमारा चुंबकीय क्षेत्र है। ऊपर क्या है? हमारा वैद्युत क्षेत्र, नीचे चुंबकीय क्षेत्र। नीचे क्या है? हमारा चुंबकीय क्षेत्र। तो हमारा क्या है? हमारा ऊपर क्या है? हमारा वैद्युत क्षेत्र है E0 और नीचे हमारा क्या है? मैक्सिमम वैल्यू क्या? E0 और यहाँ पर क्या है? हमारा मैक्सिमम चुंबकीय क्षेत्र क्या है? हमारा B0। तो E0 ये क्या? हमारा तरंग संचरण की दिशा। ये हमारी क्या है? तरंग संचरण की दिशा। तरंग किस दिशा में? तरंग संचरण की दिशा, तरंग संचरण की दिशा। तरंग संचरण की क्या है? ये हमारी दिशा है। तो आइए बढ़ते हैं आगे। तो वैद्युत चुंबकीय तरंगों के आइए गुण के बारे में जानते हैं। जो वैद्युत चुंबकीय तरंग है इनके कौन कौन से गुण होते हैं? इन तरंगों को संचरण होने के लिए क्या किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। इन तरंगों के संचरण के लिए किसी भी
माध्यम की आवश्यकता, इन तरंगों के संचरण के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। ये जो तरंगे हैं इनके संचरण की क्या होती है, माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ये तरंगे निर्वात में भी गमन कर सकती हैं। ये तरंगे निर्वात में भी क्या कर सकती हैं, गमन कर सकती हैं। ये तरंगे निर्वात में भी गमन कर सकती हैं। ये तरंगे क्या होती हैं, निर्वात में भी क्या कर सकती हैं, चल सकती हैं। फिर अगला पॉइंट है हमारा तीसरा पॉइंट, वैद्युत और चुंबकीय क्षेत्र साथ साथ अपने शून्य मान पर तथा साथ साथ क्या होते हैं, अपने शिखर मान पर पहुंचते हैं। देखिए क्या कर रहे हैं यहाँ पर, साथ साथ क्या किए, अपने शून्य मान पर और साथ साथ क्या रहे हैं, शिखर मान पर पहुंच रही हैं। और क्या साथ साथ शून्य मान पर शिखर मान पर पहुंच रही है। तो लिख सकते हैं कि वैद्युत और चुंबकीय क्षेत्र साथ साथ अपने शून्य मान पर तथा साथ साथ अपने शिखर मान पर पहुंचते हैं। तथा साथ साथ अपने शिखर मान पर पहुंचते हैं। साथ साथ क्या होते हैं, अपने शून्य मान पर तथा साथ साथ क्या होते हैं, शून्य मान पर तथा साथ साथ अपने शिखर मान पर पहुंचते हैं। वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के शिखर मानों का अनुपात वैद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र का शिखर मान क्षेत्र के शिखर मानों का अनुपात चुंबकीय क्षेत्र तथा वैद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र के शिखर मानों का अनुपात क्या होता है, अनुपात E नॉट अपान B नॉट बराबर क्या होता है, C होता है। E नॉट अपान B नॉट तथा C प्लस क्या होता है, C होता है। तो क्या होता है, E नॉट अपान B नॉट अपान C होता है। फिर अगला हम जानते हैं चौथा पॉइंट, अगला हमारा इसका गुण हो जाएगा कि ये तरंगे प्रकाश की चाल से संचरित होती हैं। यहाँ पर जो सी क्या है, प्रकाश की चाल है, प्रकाश चाल के बराबर होती हैं। ये तरंगे प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड से संचरित होता है, होती हैं। ये तरंगे क्या होती हैं, प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड की चाल से क्या होती हैं, संचरित होती हैं, मतलब चलती हैं। मतलब ये प्रकाश की चाल से क्या होती हैं, चलती हैं। फिर हमारा अगला प्रॉपर्टी हो जाएगा, इन तरंगों की प्रकृति जो इनकी प्रकृति होती है अनुप्रस्थ होती है, अनुप्रस्थ होती है। यानी श्रृंग और गर्त के रूप में क्या होती है, ये तरंगे क्या होती हैं, चलती हैं। तो आप जानते हैं वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के बारे में। तो वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम होता क्या है, तो आइए शानदार तरीके से हम देखते हैं। तो वैद्युत चुंबकीय तरंगों को तरंगदैर्घ्य के परिसर के आधार पर एक क्रम में व्यवस्थित किया जाता है और इस क्रम को ही वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम कहते हैं। जो तरंग है उनके स्पेक्ट्रम क्या है, एक आधार पर क्या कहते हैं, क्रम से क्या कहते हैं, व्यवस्थित किया जाता है। इस क्रम को क्या कहते हैं, वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो अब जानते हैं, सबसे पहले जानते हैं वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो आइए देखते हैं रेडियो,
तरंगे, रेडियो वेव, रेडियो वेव इसका तरंग दैर्घ्य कितना होता है, रेडियो तरंग इसकी तरंग दैर्घ्य क्या 1 × 10⁻⁻1 से लेकर 10⁻4 मीटर तक, और इसकी आवृत्ति होती है क्या 3 × 10⁻9 से लेकर 3 × 10⁻4 हर्ट्ज तक। फिर यह क्या, इसके आविष्कारक कौन है, मार्कोनी, और यह गुण क्या कहता है, यह परिवर्तित और अपवर्तित होती है, यह परावर्तित भी होती है और अपवर्तित भी होती है। तो इनके बारे में क्या हमको जानना है, तरंग दैर्घ्य कितनी होती है, आवृत्ति, आविष्कारक और इनके गुण के बारे में और उपयोग के बारे में, बस इतना ही हमको 1-2 नंबर में ज़्यादा क्वेश्चन ये लंबा पूछता नहीं है। यह परावर्तित तथा अपवर्तित होती है और उपयोग वीडियो एवं टीवी की संचार प्रणालियों में इसका यूज किया जाता है। फिर अगला हमारा माइक्रो तरंगे, इसकी तरंग दैर्घ्य होती है कितना 10⁻³ से लेकर 3 × 10⁻1 मीटर तक होती है, और इसकी आवृत्ति 3 × 10⁻11 से लेकर 10⁻9 हर्ट्ज तक होती है, और इसके आविष्कारक क्या है, हर्ट्ज हैं, और इसमें परावर्तन व ध्रुवण का गुण पाया जाता है। ये कहते हैं परावर्तित हो जाती हैं और इनमें क्या होता है, ध्रुवण का पोलराइज्ड हो जाती हैं, और इनका उपयोग रडार, माइक्रोवेव ओवन जो हमारा खाना गर्म करने वाला था, और अधिक दूरी तक के संचार में किया जाता है। फिर हमारा अवरक्त विकिरण, हमारा अगला है अवरक्त विकिरण। तो इसकी तरंग दैर्घ्य 8 × 10⁻7 से लेकर 5 × 10⁻3 मीटर तक होती है, और आवृत्ति इसकी कितनी होती है 4 × 10⁻14 से लेकर 6 × 10⁻10 हर्ट्ज तक, और आविष्कारक कौन है, हर्शेल, और इसका गुण क्या है, परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन का गुण पाया जाता है। तो परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन इन सब के बारे में हम आगे चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, तो यहाँ पर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फिर अगला है पौधशाला एवं पौधों को गर्म रखने के लिए क्या कहता है, अवरक्त विकिरण का यूज किया जाता है। फिर अगला हमारा दृश्य विकिरण। तो दृश्य विकिरण, दृश्य विकिरण की तरंग दैर्घ्य क्या होती है 4 × 10⁻7 से लेकर 8 × 10⁻7 मीटर तक, और इसकी आवृत्ति दृश्य विकिरण की आवृत्ति कितनी 8 × 10⁻14 से लेकर 4 × 10⁻14 तक। फिर इसका गुण क्या है, प्रॉपर्टी, परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन, ध्रुवण, व्यतिकरण आदि का गुण पाया जाता है। फिर इसका उपयोग अणुओं की संरचना का अध्ययन करने में, मतलब किसी अणु की संरचना कैसी है उसका अध्ययन करने में क्या दृश्य विकिरण का यूज किया जाता है। फिर अगला है परावैंगनी किरणें। परावैंगनी किरणें होती क्या है, इनका तरंग दैर्घ्य 1 × 10⁻8 से लेकर 4 × 10⁻7 मीटर तक होती है, और आवृत्ति क्या होती है 3 × 10⁻16 से लेकर 8 × 10⁻14 तक, और आविष्कारक कौन है, रिटर, और इसका गुण गामा किरणों के तथा प्रकाश विद्युत प्रभाव के गुण आदि पाए जाते हैं। इसमें क्या होता है, गामा किरण और प्रकाश विद्युत प्रभाव के गुण पाए जाते हैं। अदृश्य लिखावट में, मतलब क्या ऐसा लिखावट जो क्या दिखाई ना दे, नकली दस्तावेज बनाने में, फिंगरप्रिंट में इसका यूज किया जाता है। अब अगला है हमारा तरंग एक्स किरणें। तो हमारा छठवां है एक्स किरणें। तो इसकी तरंग दैर्घ्य होती है क्या, इसकी तरंग दैर्घ्य होती है 1 × 10⁻11 से लेकर 3 × 10⁻8 मीटर तक, और आवृत्ति कितनी होती है 3 × 10⁻19 से 10⁻16 हर्ट्ज तक होती है। आविष्कारक कौन है, रोजन है। इसकी क्षमता होती है आयनीकरण क्षमता, गामा किरणों के गुण पाए जाते हैं, और रंगों के निवारण में, चिकित्सा में इसका यूज किया जाता है। फिर अगला हमारा गामा किरणें। इसकी तरंग दैर्घ्य कितनी होती है 1 × 10⁻14 से लेकर 1 × 10⁻10 मीटर तक, और इसकी आवृत्ति 3 × 10⁻22 से लेकर 3 × 10⁻18 हर्ट्ज तक होती है। और इसके आविष्कारक कौन है, बेकरल तथा क्यूरी, और विवर्तन, आयनीकरण, प्रतिदीप्ति आदि का गुण क्या होता है, इसमें पाया जाता है। और परमाणु के नाभिक की संरचना में और कैंसर के इलाज में क्या होता है, गामा किरण का यूज किया जाता है। फिर अगला हमारा, अब पढ़ते हैं संपूर्ण सूत्र। इस चैप्टर में हमने कौन कौन से सूत्र पढ़े हैं, तो पढ़ते हैं संपूर्ण सूत्र। तो इस चैप्टर के संपूर्ण सूत्र क्या करते हैं, द एंड। तो हमारे जितने भी टॉपिक थे, क्या है छोटा सा चैप्टर था, सारे टॉपिक आपके क्लियर हो चुके, कवर हो चुके हैं। अब आइए इसके हम जो भी हमने क्या पढ़ा है, क्वेश्चन जो भी हमने क्या पढ़ा है, फार्मूला पढ़ा है, उनके बारे में आइए चर्चा कर लेते हैं। ये हमारे क्या है, मैक्सवेल के पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे समीकरण है। ये हमारे क्या है, मैक्सवेल के पहले, दूसरे, तीसरे और क्या है, ये हमारे चौथे समीकरण हैं। ये मैक्सवेल के क्या है, समीकरण। ये हमारे क्या है, ये मैक्सवेल के क्या है, समीकरण है। ये मैक्सवेल के क्या है, ये हमारे चारों समीकरण, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। एप्सिलॉन नॉट DA/Q/ε बी, DA = 0,
ई डॉट डी एल बराबर क्या हमारा डी बी अपन डी टी। तो ये क्या है मैक्सवेल के चारों समीकरण हैं। अब हमारा क्या आई डी विस्थापन धारा इप्सिलॉन नॉट डी फाई अपन डी टी। फिर हमारा सी प्रकाश की चाल क्या होता है 1 अपन अंडर रूट म्यू नॉट इंटू इप्सिलॉन नॉट, और भी क्या होता है म्यू इंटू ई, मतलब किसी माध्यम के लिए। फिर इप्सिलॉन नॉट अपन बी जीरो बराबर सी होता है क्या, ये हमारी क्या होती है प्रकाश चाल के बराबर होती है। फिर न्यू बराबर क्या होता है सी अपन लैम्डा। और समतल में वैद्युत चुंबकीय तरंगों के लिए ये क्या होते हैं, इसका ये जो हम क्या करेंगे जब भी इक्वेशन देगा, इस प्रकार इक्वेशन देगा उसकी क्या करेंगे तुलना करके हम मान निकालेंगे। तो क्या ये हमारा कंपेरिजन करके क्या होगा मान निकाला जाएगा, जहाँ ओमेगा क्या होता है 2 पाई इंटू न्यू और के बराबर क्या 2 पाई अपन लैम्डा। तो क्या थे हमारे संपूर्ण सूत्र, और चैप्टर का हमारा हो गया। इस चैप्टर का बहुत ही छोटा सा चैप्टर था, बहुत ही कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा आपको कंटेंट, क्योंकि क्या था ज़्यादा से ज़्यादा लिखा हुआ कंटेंट आपको लिए दिया है, क्योंकि छोटा सा चैप्टर है, इसमें सिर्फ रटने वाला ज़्यादा से ज़्यादा पार्ट है, तो ज़्यादा समझने वाला था नहीं। बस आपको क्या करना है, ये सब जो कीड़े हैं इनके गुण को तो क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, इसका तो कोई तरीका नहीं है। तो इन चीज़ों को आप अच्छे तरीके से याद कीजिए। और आपने वीडियो को लास्ट तक देखा तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में आगे के चैप्टर के साथ। प्रकाश चैप्टर बहुत ही शानदार तरीके से शुरू किया जाएगा। तो सेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, और चैनल पर पहली बार किए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।